अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के अंदरून इलाके में एक पुराना घर था जो शहर के पुराने हिस्से में था। मुझे नहीं पता ये कब बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ इसमें कई बार तब्दीलियां की गई थीं। ये कभी एक ख़ास मकान था, फिर एक रेस्टोरेंट और फिर एक वकील का दफ्तर, और शायद कुछ और कारोबार भी यहाँ चले हों जिनका मुझे इल्म ना हो। 2014 से ये मेरे काम का मरकज़ी दफ्तर बन गया है। ये एक पुरानी इमारत थी जो वक्त बे वक्त पुराने मकान वाली आवाज़ों से गूंज उठी थी। काफ़ी अरसे तक मैं अक्सर सबसे पहले दफ्तर आता था और सबसे आखिर में निकलता था। मुझे अक्सर ऊपर के कमरे से आवाज़ें सुनाई देती थीं जो बिल्कुल इंसानी आवाज़ों जैसी होती थीं, जबकि मुझे यकीन होता था कि वहाँ कोई नहीं है। दूसरे लोगों ने भी ऐसी आवाज़ें सुनने का तस्दीक किया था। सितंबर 2015 में एक शाम एक कंपनी ने एक इवेंट रखा था स्टार वॉर्स का नए खिलौनों के लिए। मेरे दो कोलिजियस दानिश और रिजवान, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इवेंट पर साथ जाएंगे। मुझे याद नहीं कि इवेंट किस वक्त शुरू होना था, लेकिन इतना देर रात के हम सब अलग अलग डिनर करके वापस दफ्तर मिले। मैं सबसे पहले वापस दफ्तर पहुंचा। मैंने अपनी गाड़ी सामने वाली पार्किंग लॉट में लगाई और देखा कि रिजवान चलकर दफ्तर जा रहा था। उस वक्त वो दफ्तर के इतने करीब रहता था कि गाड़ी में आना जाना नहीं करता था, इसलिए उसकी गाड़ी का वहाँ ना होना अजीब नहीं था। मैंने देखा कि वो सीढ़ियों पर चढ़ गया और मैं समझा कि वो अंदर चला गया होगा। मुझे लगा कि उसने उस दिन से मुख्तलिफ़ कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा सोचा नहीं। मैं अपनी गाड़ी से निकला और उसके साथ इंतज़ार करने के लिए अंदर गया ताकि उसके साथ जाके अंदर ज़रा गपशप कर लूँ और दूसरों का इंतज़ार करूँ। लेकिन जब मैं दरवाज़े तक पहुँचा तो वो लॉक था। मुझे लगा कि रिजवान ने मजाक में दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। मेरे पास फ़ौरन दरवाज़े की चाबी नहीं थी तो मैंने नॉक किया, लेकिन रिजवान सामने नहीं आया। थक कर मैं वापस गाड़ी की तरफ गया तो देखा कि असली रिजवान अपने अपार्टमेंट से चल कर आ रहा था और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो दिन में ऑफिस में पहने हुए थे। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद मेरी हालत से उसको अंदाज़ा हो गया कि मैं परेशान हूँ। उसने पूछा क्या मसला है, लेकिन उसी वक्त दानिश और उसकी बीवी आ गए तो मैंने सबको बताया। हमने मिलकर इमारत चेक की। हमारा दफ्तर दो तरफ से फेंस से घिरा हुआ, तो हम सब अलग अलग गए कि शायद कोई इमारत के पीछे गया हो। लेकिन जब हम वापस मिले तो किसी को कुछ नहीं मिला हुआ था। वो लोग तो इसे नज़रअंदाज कर गए, लेकिन मुझे ये बात अंदर से परेशान कर गई। कुछ महीने बाद मैं एक मंडे की सुबह जल्दी दफ्तर पहुंचा। मैंने लाइट्स ऑन की, अंदर से दरवाज़ा खोला और किचन में जाकर चाय बनाने लगा। उसी वक्त मैंने देखा कि रिजवान फ़ोटोकॉपी मशीन के पास खड़ा है, पीठ मेरी तरफ थी। मुझे लगा कि जब मैं लाइट जला रहा था तो वो अंदर आ गया होगा, क्योंकि मैं जब अंदर आया था तो सिक्योरिटी सिस्टम बंद किया हुआ था, इसलिए मुझे यकीन था कि कोई मुझसे पहले नहीं आया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा उसने सुना ही नहीं होगा, तो मैं आगे चला गया। उसी दिन दोपहर में मैंने रिजवान की बीवी से पूछा कि वो कहाँ है, मुझे उसकी ज़रूरत थी। उसने बताया कि वो तो घर पर है, बीमार है। जब मैंने कहा कि वो तो सुबह दफ्तर में था, तो उसने कहा कि वो तो पूरे वीकेंड से बीमार था और दफ्तर आया ही नहीं। इस बात ने मुझे और परेशान कर दिया। 1-2 साल बाद वैसा ही कुछ फिर हुआ। मैं सुबह जल्दी दफ्तर आया और चाय बनाने के बाद देखा कि रिजवान ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद वो और उसकी बीवी दफ्तर आए और इस दफ़ा भी उसने मुख्तलिफ़ कपड़े पहने हुए थे। मैंने कुछ लोगों को ये वाक़या बताया, लेकिन सब ने इसे एक अच्छी हॉरर कहानी समझ कर छोड़ दिया, ख़ास तौर पर अप्रैल फूल के आसपास। लेकिन इस साल ये सब कुछ तब बदला
जब हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर वलीद ने इस दूसरे रिजवान को देखा। वलीद वो शख्स नहीं जो आसानी से कहानियों को घेर ले या आसानी से कहानियों के बीच में आ जाए। एक दिन जब सब घर जा चुके थे तो वो कुछ लेना भूल गया था, इसलिए वो वापस आया। जब वो दफ्तर आया तो देखा कि रिजवान ऊपर डेस्क पर कंप्यूटर की तरफ देख रहा था। उसने आवाज़ दी, भाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो बाथरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा कि रिजवान गायब है, जबकि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी नहीं आई थी। उस दिन के बाद मैंने दूसरे रिजवान को नहीं देखा, लेकिन मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं फिर नज़र तो नहीं आता। एक अजीब बात यह है कि वो हमेशा जीन्स में होता है, जैसे रिजवान भी अक्सर पहनता है, लेकिन हम दोनों ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। सिर्फ उसका हुलिया पूरा रिजवान वाला है। वो कभी बात नहीं करता, ना ही कुछ करता है। सिर्फ पहली दफ़ा मैंने उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या कोई जानता है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खाला पहले गिलगित बलूचिस्तान के एक ठंडे इलाके में रहती थी, जहाँ एक जगह थी जिसका नाम था सरतोलिया। अगर तुमने कभी सुना हो तो तुम समझ जाओगे। वक्त के साथ साथ वहाँ से हिजरत करना शुरू कर दिए लोगों ने बहुत ज़्यादा, और आज सिर्फ टूटी फूटी सड़कें और खाली घर रह गए हैं वहाँ पर। बस चंद ज़िद्दी लोग हैं जो अब भी वहाँ रहते हैं। अब ये जगह इतनी ख़तरनाक बन चुकी है कि हर वक्त ये खौफ होता है कि ज़मीन नीचे से फट जाएगी और घर आग में गिर जाएगा। लेकिन सरतोलिया इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा नहीं है। मेरी खाला और उनका शोहर उस जगह से थोड़ी दूर एक पुराने घर में रहते थे, जो एक बड़े कोयले के खानों के ऊपर बनाया गया था। पहले के ज़माने में इस इलाके में मज़ीद सुरंगें बनाई गई थीं और किसी को पता नहीं था कि उनमें से कोई सुरंग उनके घर के नीचे से गुज़रती है या नहीं। कभी कभी अचानक ज़मीन धंस जाती थी और लोगों के लॉन या बेसमेंट अंदर को बैठ जाते थे। मेरी खाला का जो घर था उसका एक तरीकी हादसा था। वहाँ पहले एक आदमी रहता था जिसकी बीवी एक भयानक हादसे में मर गई थी। वो तंग बेसमेंट की सीढ़ियों से गिर गई थी, सीधा उसी जगह पर जहाँ पे वो पहले लोग कोयला डालते थे और घर गर्म रखने के लिए। कुछ अरसे बाद वो शोहर भी बिल्कुल उसी तरीके से मर गया। फिर भी सीढ़ियों से गिरकर अकेला और टूटा फूटा नीचे पड़ा रहा और उसकी लाश कुछ दिनों बाद मिली। जब मेरी खाला और उनका शोहर वहाँ आए तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है। शुरुआत में छोटी छोटी अजीब बातें होने लगीं। जब वो लोग बाहर कपड़े सुखा रहे होते थे तो अचानक रेडियो अपने स्टेशन बदल देता था। मेरी खाला हमेशा स्लो म्यूज़िक सुनती थी, लेकिन रेडियो अचानक तेज़ और चिल्लाता हुआ गाना बजा देता था जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, जैसे कोई उन्हें तंग कर रहा हो। फिर आवाज़ें आनी शुरू हो गई। रात के वक्त जब सूरज ढल जाता तो घर से खरखराहट और चीख जैसी आवाज़ें आती। सिर्फ पुराने घर की आवाज़ें नहीं, लेकिन दरवाजे भी अचानक ज़ोर से बंद हो जाते जब वहाँ कोई नहीं होता। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जब जाकर देखते तो कोई नहीं होता था। सबसे ज़्यादा खौफ बेसमेंट में था। जब भी वो लोग नीचे जाते किसी का सामान रखने या साफ़ सफाई के लिए, तो वहाँ की हवा भारी सी महसूस होती थी। मेरी खाला कहती थी कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। जितनी दफ़ा उन लोगों ने घर में कुछ तब्दीली करने की कोशिश की है, सब कुछ और भी ख़राब होता गया। एक रात जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया था तो मेरी खाला ने ठान लिया कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपने शोहर के साथ बैठकर एक अजीब लेकिन उम्मीद भरा प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वो उस रूह से बात करेंगी जो उनके घर में मर चुकी थी। वो दोनों नीचे उसी मनहूस सीढ़ियों के पास गए और उन्होंने ऊंची आवाज़ में उस आदमी से बात की। उन्होंने उससे अमान की भीख मांगी।
मेरी खाला ने कहा कि अगर वो कुछ अरसे के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें तो वो घर में कोई और तब्दीली नहीं करेंगी। मेरी खाला कहती हैं कि उस वक्त वो बेसमेंट की हवा का रुख बदल गया था और कुछ महीने सब कुछ ठीक हो गया। लगभग 7 से 8 महीने तक घर में खामोशी थी, ना कोई कदमों की आवाज़, ना कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और रेडियो भी वैसी ही आवाज़ में बजता रहा जैसे वो चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ अरसे के लिए था। सालों बाद जब उन्होंने ये घर बेच दिया और किसी और जगह चले गए तो नए मालिक को कुछ और ही तजुर्बा हुआ। घर एक दिन अचानक धंस गया, बिल्कुल उसी जगह जहां वो आदमी मरा था, बेसमेंट की सीढ़ियों के नीचे। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरानी कोयले की सुरंग की वजह से हुआ, लेकिन मेरी खाला का कहना है कि ये ज़मीन का मसला नहीं था, ये उस आदमी की रूह थी जो शायद आखिर में अपने घर अपने साथ ले गई। अब वो घर नहीं रहा। लेकिन जब भी मैं इस बात को सोचता हूँ तो मेरे जहन में एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई कोयले की सुरंगों का बोझ था जो ज़मीन को तोड़ गया, या फिर उस रूह का गुस्सा जो अपने घर में किसी तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकी? तुम क्या सोचते हो? वैसे भी जहाँ मैं काम करता हूँ वो भी एक पुरानी 3 मंजिला इमारत है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरी यूनिवर्सिटी के तीसरे साल का है। मैं 22 साल की लड़की हूँ। मैं अपने गांव से, जो कि पंजाब के शहर गुजरात के पास है, लाहौर में अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी। ये सफ़र तकरीबन 6 घंटे का था। मैं हर 4 से 6 हफ्ते बाद ये सफ़र करती थी अपने घर वालों और अपने दूर रहने वाले दोस्तों से मिलने के लिए। लाहौर जाने के 2 रास्ते थे, एक तो मोटरवे का जो सियालकोट से होते हुए जाता था और दूसरा जीटी रोड का रास्ता जो थोड़ा लंबा था लेकिन छोटी छोटी आबादियों से गुज़रता था। मैं अक्सर जीटी रोड वाले रास्ते लेती हूँ क्योंकि रात में स्पीड लिमिट बदलने और छोटी छोटी आबादियों से गुज़रने की वजह से नींद नहीं आती थी। मगर इस दफ़ा मौसम काफ़ी सर्दी वाला था और बारिश का इम्कान भी था, इसलिए मैं मोटरवे से गई। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। एक के बाद एक ट्रू क्राइम कहानी सुन रही थी। जब मैं लाहौर से तकरीबन 1 घंटा दूर थी तो अचानक ट्रैफिक रुक गया। अंधेरा भी पूरी तरह हो चुका था और उस रात इतवार थी। मैं सिर्फ घर पहुंचकर आराम करना चाहती थी ताकि अगले दिन यूनिवर्सिटी जा सकूं। थोड़ी देर बाद एमरजेंसी गाड़ियां साइड से निकलने लगीं, जिसका मतलब था कोई हादसा हुआ है। काफ़ी देर रुकने के बाद ट्रैफिक धीरे धीरे चलना शुरू हुई। मोटरवे से उतरने के बाद मेरी यूनिवर्सिटी तक का रास्ता 1 घंटे का है। जैसे ही मैं हादसे वाली जगह से गुजरी कुछ अजीब हुआ। मैं मान लेती हूँ कि मुझे मोटरवे पे तेज़ चलाने की आदत है, ख़ासकर जब रास्ता लंबा हो। मैं रोड के दाएं वाली लाइन में थी और मेरी आगे वाली गाड़ी के दरमियान अच्छा खासा फासला था जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गया है, इतना करीब कि उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों में लग रही थी। मैंने गुस्से में बोला, ये क्या मसला है? ट्रैफिक अब ज़्यादा नहीं था और वो आसानी से बाएं लेने से गुज़र सकता था। फिर उसने अपनी हेडलाइट्स ब्लिंक करना शुरू की और हॉर्न बजाया। मुझे समझ नहीं आई कि क्या मसला है इसे। मैंने अपना पॉडकास्ट बंद किया और अपना दाएं रेयर व्यू मिरर पे देखा। वो गाड़ी लगातार लाइट्स फ्लैश कर रही थी, मेरी आंखों को अंधेरे में अंधा कर रही थी। मैं फ़ौरन लेफ़्ट लाइन लेने गई और कुछ गाड़ियों को ओवरटेक करके उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी हर हरकत की नकल कर रहा था। मैं एक जवान लड़की हूँ और मैं इतना ट्रू क्राइम कहानियाँ सुन रखी हैं कि मुझे अच्छा खासा डर महसूस होता है। थोड़े दिन पहले भी सोशल मीडिया पे मैं ये पढ़ चुकी थी कि कुछ लड़कियों जो मेरी यूनिवर्सिटी से हैं उनका सामना कुछ अच्छे लोगों से नहीं हुआ था। अखबार में भी एक दफ़ा पूरी रिपोर्ट छपी थी कि मोटरवे के आसपास ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस सामने आए हैं। ये मोटरवे पूरे मुल्क से गुज़रते हैं और इसलिए लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं इसमें। मैंने उस खौफनाक सोच को झटका दिया और स्पीड बढ़ा दी।
मैं लगातार 130 की स्पीड से चल रही थी। सिर्फ तभी स्लो होती थी जब कोई ओवरटेक करता था मुझे, मगर वो गाड़ी अब भी मेरे पीछे थी, बार बार लाइट्स फ्लैश करते हुए, और कभी भी 3-4 गाड़ियों से ज़्यादा दूर नहीं होती थी मुझसे। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब पहुंची, तब भी वो गाड़ी मेरे पीछे ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रोकने पर मजबूर करना चाह रहे हों। मैं सोचने लगी, क्या मेरी गाड़ी में कोई मसला है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा? लेकिन मोटरवे के किनारे रात के अंधेरे और बारिश में रुकना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती। ऐसी ही कहानियाँ अर्बन लेजेंड्स और हॉरर फिल्में बनती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बाद में सोचा कि मुझे सीधा पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं इतनी घबरा गई थी कि कुछ समझ नहीं आया। मैंने पिछले 1 घंटे का सोचा, क्या मैं किसी को कट किया था? शायद नहीं। मैं अच्छी ड्राइवर हूँ और अपना काम से काम रखती हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करती। मैं बेवकूफ़ी से अपना फ्लैट की तरफ चल पड़ी। गाड़ी अब भी मेरे पीछे थी। कभी कभी लाइट फ्लैश करती, मगर हॉर्न नहीं बजाया उसने अब, लेकिन वो मेरे बम्पर से चिपकी रही। तब मुझे पैनिक होने लगा। अगर ये बंदा मेरे साथ घर तक आ गया तो क्या होगा? क्या मैं पुलिस को कॉल करूं कि वो इस गाड़ी को ढूंढे, जबकि मैं शहर में इधर उधर घूम रही हूं? जब मैं कैंपस के पास एक छोटी एग्ज़िट के करीब पहुंची तो मुझे एक आइडिया आया। मैंने जानबूझकर राइट लेना चाहा। आखिरी लम्हे में मैंने स्टीयरिंग व्हील ज़ोर से घुमा दिया और ग्रेवल शोल्डर से सीधा एग्जिट रैंप पर चली गई, इतनी स्पीड से कि थोड़ा और होता तो घास में चली जाती। जैसे ही मैं नीचे की तरफ गई, मैंने ऊपर फ्लाईओवर की तरफ देखा तो वो गाड़ी झट से रुक गई और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी और घर तक पूरा रास्ते अपने दोस्त से फ़ोन पर बातें करती रही। मैंने उस गाड़ी का नंबर प्लेट या मॉडल ढंग से नहीं देखा था, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर सकी। मुझे आज तक नहीं पता कि उस रात असल में क्या हो रहा था। शायद वो बंदा मुझे तभी देख चुका था जब ट्रैफिक रुक गई थी और इमरजेंसी व्हीकल्स गुजर रही थी। मेरी गाड़ी के पीछे मेरी यूनिवर्सिटी का स्टिकर लगा हुआ है, जिसे आसानी से समझ आ जाता है कि मैं एक अकेली जवान लड़की हूँ। उसको बस एक बार मेरी तरफ देखना था और वो जान जाता कि मैं अकेली हूँ या नहीं। मोटरवे पर अंधेरी रात में, और फिर उसके इरादे शायद कुछ और ही थे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरे वालिदा आज तक, ये एक आम सी दोपहर थी। वो ड्राइंग रूम से गुज़र रही थी, जहाँ धूप हमेशा की तरह खिड़की से अंदर आ रही थी, और वहाँ सोफ़े पर वो बैठे थे आराम से, पैर टांग पर टांग रख के। उन्होंने वही पसंदीदा कमीज़ पहनी हुई थी जो बीमारी से पहले पहना करते थे, और बिल्कुल ठीक लग रहे थे, जैसे कभी बीमार ही ना हो। उन्होंने मेरी वालिदा की आंखों में देखा और वो हल्का मुस्कुरा दिए, आधी शरारत भरी, आधी मोहब्बत वाली, जैसे वो कुछ जानते हों जो सामने वाले को नहीं पता। वो ना तो कोई धुन थी, ना साया, ना कोई चमकदार सा नक्श। वो पूरी तरह से असल शक्ल में नज़र आ रहे थे, जैसे ज़िंदा इंसान। लेकिन मेरी वालिदा को हमेशा से भूतों से बहुत डर लगता था, इसलिए तसल्ली के बजाय उनके दिल में सिर्फ घबराहट भर गई। उन्होंने देर किए बगैर कह दिया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। सिर्फ एक पल के लिए उन्होंने नज़र हटाई, और जब दोबारा देखा तो सोफ़ा खाली था, जैसे वो कभी वहाँ थे ही नहीं। साल गुजर गया। वो दिन एक ऐसी बात बन गया जिसे हम सिर्फ धीमी आवाज़ में या कभी कभी ये याद करते थे, या कभी कभी याद करते थे। फिर एक रात ये सब मेरे साथ हुआ। मैं लाउंज में एक कुर्सी पर सो गया था। नींद में ही मुझे थोड़ा होश आया, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन मैं उठा नहीं। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे ऊपर आराम से चढ़कर लेट गया और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। ना डर लगा, ना हैरानी हुई, सब कुछ बहुत अपना सा लगा। मैं बिना सोचे समझे उस शख्स को गले लगा लिया। मुझे एक आदमी की पीठ का नक्श महसूस हुआ, उसका वज़न, उसकी गर्मी और उसकी खुशबू, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरे वालिद का हुआ करता था।
वो गला लगाना बिल्कुल वैसे ही था जैसे उनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों में होता था। उस लम्हे में मुझे कोई शक नहीं था, वो मेरे वालिद ही थे। फिर जब मैं पूरी तरह से उठ गया, कुर्सी खाली थी, लेकिन वो एहसास, वो सुकून दिल के अंदर उतर गया। वो दिनों तक मेरे साथ रहे। न डर था, न घबराहट, सिर्फ सुकून था। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी बात पर यकीन करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या महसूस किया है, और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने क्या देखा था। मुझे पूरी तरह यकीन है कि इस ज़िंदगी के बाद भी कुछ है। मेरा पहला ऐसा किस्म का तजुर्बा है, मेरे स्कूल के आखिरी दिनों में हुआ था। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं अपनी मिड्स 20 में था तो मैं एक साइड जॉब करता था जो जानदार जानवरों को पकड़ने की थी, जो लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं वो जानवर। ये काम मैं पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ करता था। ये गर्मी का मौसम था जब मुझे रावलपिंडी के एक लोकल पार्क से कॉल आई। उन्होंने नया मछलियों का तालाब बनाया था और बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इसके इर्द गिर्द रहें और इससे खुश हों, लुत्फ़अंदोज़ हों। और उन्हें वहाँ कुछ छोटी निशानियाँ मिली थीं, जैसे कि ओटर के पंजों के निशान। उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि अगर ओटर वहाँ रहे तो वो तमाम मछलियाँ खा जाते हैं। मुझे पार्क के मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ा कि मैं अजीबोगरीब टाइम्स पर वहाँ आता रहूँगा, क्योंकि मेरा असल जॉब कुछ और था। मैं सिर्फ ज़िंदा फंदे लगाता था ताकि जानवर को ज़ख्मी किए बगैर किसी और महफूज जगह ले जाके छोड़ सकूं। पहली रात मैं अपने दोस्त अली के साथ गया वहाँ पर। उसने कहा कि वो भी देखेगा कि मैं कैसे ट्रैप्स लगाता हूँ। हम दोनों उस छोटे से ब्रिज पर थे जब तालाब के अंदर जाने वाले पानी के रास्ते को कवर करती थी, ताकि हम देखें कि ओटर पानी में कैसे आ रहे हैं और बिना किसी को नज़र आए। जब हम ज़िंदगी के मुतालिक गपशप कर रहे थे, मुझे एक शख्स रास्ते से हमारी तरफ आते नज़र आया। ये पार्क पब्लिक था, इसलिए लोग अंधेरा होने के बाद भी कुछ हदूद तक अंदर आ सकते थे। मगर मुझे अजीब लगा तब जब मैंने देखा कि वो शख्स गर्मी के बावजूद लंबी पैंट और हुडी पहने हुए था। मैं तो सिर्फ बैठा था और पसीने में भीग गया था, और ये शख्स ऐसा खड़ा था जैसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो उसे। जब वो करीब आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेरे दोस्त ने उसकी तरफ पीट करके गपशप जारी रखी, मगर मेरी नज़र उस पर टिकी रही। जब वो लगभग 6 फुट के फासले पर था तो उसकी टांगें गायब होने लगीं और धीरे धीरे उसका जिस्म धुंधला होता गया, और फिर एक मखसूस जगह पर पहुंचकर पूरी तरफ गायब हो गया। वो मेरा दोस्त एकदम चुप हो गया और बोला, यार वो बंदा कहाँ गया? और मुझे देख कर बोला वो, ओ भाई तू तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है, जैसे भूत देख लिया हो तूने तो। मैं सिर्फ ये कह सका, वो चला गया यार, बिल्कुल गायब हो गया मेरी आंखों के सामने से, कुछ भी नहीं बचा। फिर मैंने देखा कि अली ट्रक की तरफ भाग रहा था। मैंने आसपास देखा कि शायद वो शख्स किसी और जगह चला गया हो, मगर कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अली चिल्ला रहा था, ट्रक में आ जल्दी। मैं भागता हुआ ट्रक की तरफ गया और हम दोनों वहाँ से निकल गए। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने अपने रूममेट की तस्बीह उठाई और दुआ करने लगा। मैं सिर्फ बैठा रहा और कहा कि हमें वापस जाना होगा। उसने कहा कि बिना किसी हिफाजत के नहीं जा सकते हम। अगली रात हमने अपने तीसरे दोस्त हमज़ा को भी साथ ले जाने का प्लान बनाया, मगर इससे पहले हमने पार्क के मैनेजर से बात की, एक्सपेक्टिंग कि वो हमें पागल कहेगा और निकाल देगा। मगर जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि कुछ अरसा पहले एक जवान लड़का जो वहाँ के जानवरों का ख्याल रखता था, उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। उसके लिए यहाँ की एक फिट क्लिनिक ने यादगार भी बनाई थी। उसने कहा कि वो लड़का हमेशा हुडी पहनता था और थोड़ा अलग सा रहता था। उसका रवैया कुछ खासा बोरिंग सा होता था। फिर उसने हमें मशवरा दिया कि आज रात कैमरा ज़रूर लेकर जाएं। तो हमने प्लान बनाया, कैमरा उठाया और हमज़ा को लेकर रात को फिर वहाँ चले गए। मैंने फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए थे, जो शायद सबसे बड़ी गलती थी।
हमने पहले उसी जगह कुछ देर तक तस्वीर और वीडियोस बनाई जहां वो शख्स पहले दिखा था, मगर कुछ नहीं मिला वहां पर। फिर हम उस ट्रायल पर चल दिए जहां से वो आया था। थोड़ा दूर चलकर मैंने कहा, रुको, मैं ज़रा वाशरूम का काम कर लूँ। ट्रायल थोड़ा रोशन था मगर ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर। अचानक मैंने देखा कि साया जंगल से निकलकर ट्रायल पर आया और दूर चला गया। मैंने दोस्तों को कहा कि चलते रहो ताकि अंधेरा पीछे से कोई शैडो तो नहीं डाल रहा। फिर सोचा कि अगर ये शख्स था तो चलने की आवाज़ क्यों नहीं आई जब वो पेव्ड पाथ पर चला। फिर हमने देखा कि वो साया हमारे सामने ट्रायल पर था। मैंने चिल्लाया, पीछे से आ रहे हैं, ताकि अगर कोई शख्स हो तो डर ना जाए, मगर वो साया वहीं रुक गया। हम भी रुक गए क्योंकि अब वो लाइट के नीचे था और पूरा का पूरा काला इंसानी जिस्म था वो। हम लगभग उससे काफ़ी दूर थे और उसने हमारी तरफ देखा, 2 लाल आँखों के साथ। अली बोला, यार हम कोई मुसीबत नहीं चाहते। फिर वो साया बहुत तेज़ रफ्तार से ट्रायल पर आगे पीछे चलने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत की और कुछ कदम आगे बढ़ा। तभी वो साया और बड़ा हो गया, लाल आँखों के साथ और खौफनाक अंदाज में हमारी तरफ देखने लगा। फिर मैं पीछे हटा तो वो वापस पेसिंग में लग गया, मगर अब उसकी टांगें नहीं थी। फिर मैंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की। गलती कर दी शायद मैंने। जैसे ही करीब गया उसका चेहरा अब सफ़ेद हो गया था और जिस्म काला और मुंह खुला हुआ था। वो हमारी तरफ भागा। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों को क्रॉस कर गया। वो भी चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। मैं सबसे पहले ट्रक तक पहुंच गया। ट्रक की लाइट से ट्रायल रोशन था। मैंने देखा कि वो चीज़ उनके पीछे थी। मैं इतना डरा हुआ था कि चाबी इग्निशन में नहीं डाल पा रहा था। अली ने एक अजीब से चक्कर मारकर जैसे उस चीज़ को रोकने की कोशिश की हो। वो चीज़ रुक गई और ट्रायल पर वापस चली गई, लेकिन अब उसमें रोशनी सी चमक रही थी। जैसे ही मेरे दोस्त ट्रक में बैठा, मैंने इंजन स्टार्ट किया और चीज़ ने वापस हमारी तरफ देखा। मैंने सोचा कि ये क्या भला है, पता नहीं, और मैंने रिवर्स गियर में गाड़ी डाली और वहाँ से भाग निकले। जब हम रास्ते में थे तो मैंने महसूस किया कि मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। तब मुझे याद आया कि मैं फ्लिप फ्लॉप्स वहाँ छोड़ आया हूँ। मैंने अली से कैमरे का पूछा तो उसने कहा कि उसने वो चीज़ पर फेंक दिया था जब वो चमक रही थी। मुझे अब तक नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, ना मुझे परवाह है कि मेरे फ्लिप फ्लॉप्स मिलें या कैमरा, क्योंकि मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाना चाहूँगा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी 37 साल का हूँ और ये वाक़या कई साल पहले हुआ था जब मैं तकरीबन 11 से 12 साल का था। ये वाक़या उस मस्जिद में हुआ जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं एक पुरानी और बड़ी मस्जिद में पला बड़ा जो लगभग 1950 के आसपास बनी थी। तो ये कहना कि इस जगह की तारीख गहरी थी किसी तौर पर भी गलत ना होगा। हमारी मस्जिद के बेसमेंट में एक हॉल था जहाँ लोग बैठकर मिलते थे, जहाँ लोग बैठकर आपस में गपशप कर लेते थे। एक छोटा सा किचन था और एक कमरा था जो नौजवानों के लिए मुख्त कर दिया गया था। उस नौजवानों के कमरे के साथ बल्कि एक और कमरा था जिसे हम दुआ का कमरा कहते थे। ये एक छोटी सी जगह थी जहाँ एक बेंच था और एक छोटी सी जगह जहाँ लोग चुपचाप बैठकर दुआ या तस्बीह करते थे। बचपन में हमेशा दूसरे बच्चों से सुनता रहता था कि इस दुआ के कमरे में कोई भूत रहता है, लेकिन मैं हमेशा इसे सिर्फ अंधेरे और बचपन की तसव्वुरात समझकर भूल जाता था। हमारे इमाम साहब, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो एक बहुत ही ईमानदार और प्यार करने वाले शख्स थे। वो अक्सर अपनी बीवी के साथ हमारे घर आते थे। मैं उन्हें दादा अब्बू और उनकी बीवी को दादी समझता था और वो मुझे, मेरी बहन और भाई को अपने पोते पोती की तरह प्यार करते थे। जब मैंने उनसे उस भूत का पूछा जो कि उस दुआ वाले कमरे में मुझे बताया गया था, तो
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कभी उस कमरे में किसी को देखा था, लेकिन जब वो अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था। उनका कहना था कि वो जो भी था वो सिर्फ दुआ में मसरूफ़ था और हर चीज़ पुरसकून थी, इसलिए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ हफ्ते गुजर गए और मस्जिद में एक रात भर रुकने का इंतज़ाम हुआ, कुछ तबलीगी जमात टाइप। हम सब वो कमरे में सो रहे थे जो नौजवानों के लिए था, और जैसे कि अक्सर होता है मैंने नींद का नाटक किया और इंतज़ार करता रहा कि सब सो जाएं। मुझे देखना था कि क्या मैं भी उस शख्सियत को देख सकता हूँ। जब सब सो गए तो मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। अब हालवे में बहुत अंधेरा था। वो हालवे कुछ काफ़ी पुरसरार लग रहा था। मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि खुद को हिम्मत कैसे दूँ कि आगे बढ़ूँ, कि अचानक मुझे उस कमरे की तरफ से हल्की सी रोशनी और एक हल्की सी खुशबू सी सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन मुझे लगा शायद कोई और भी मेरी तरह इस शख्सियत को देखना चाहता है। मैंने दीवार पर हाथ रखा और अंधेरे में उसे रास्ता बनाया। बाहर की रोशनी सिर्फ हल्की सी दीवारों के छोटे शीशे से नज़र आ रही थी। उस कमरे के दरवाजे में एक छोटी सी चकोर खिड़की थी जहाँ से अंदर देखा जा सकता था। मैं इतना लंबा था कि मुश्किल से ही अंदर झांक पाता। जैसे जैसे मैं नज़दीक गया वो थोड़ी सी तेज़ हो गई। मुझे लगा कि शायद कोई और भी अपने दोस्त के साथ ही उस कमरे में चला गया हो और वो चुप रहना चाह रहे हों। मैंने हाथ बढ़ाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। दरवाज़ा हिलाया लेकिन हिल भी नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि अगर कोई अंदर गया है तो खुद को अंदर से लॉक क्यों किया। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और शीशे से अंदर झांका तो जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मुझे नहीं पता था कि वो मर्द था या औरत, बस एक साया था जो पीठ मोड़ कर अल्टर के सामने झुका हुआ था, सर नीचे झुका हुआ था, और मुझे उस साये के अंदर से रोशनी दिखाई दे रही थी जो शीशे से अंदर आ रही थी। मैं एकदम पीछे को कूद गया। जो कुछ देखा उसने मेरी सांस रोक दी। भागना चाहता था, छुपना चाहता था, लेकिन डर लग रहा था कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए। मैं बस वहाँ जम गया। फिर अचानक उस कमरे से जो आवाज़ आ रही थी हल्की सी, वो रुक गई। मैं दोबारा धीरे से झांका। कमरा बिल्कुल खाली था। मैं हालांकि बाहर था, कोई बाहर नहीं आया। मेरे जहन में सिर्फ ये सोच थी कि ये कोई मखलूक मुझे देख रही है छुपकर और किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर देगी। मैं फुल ताकत से वहाँ से भागा, हालवे से गुजरता हुआ वापस कमरे में आ गया और बाकी रात कंबल के अंदर छुप कर गुजारी। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।